नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 111वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकता परिषद की। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना क्यों की गई। सबसे पहले आपको एक बात समझनी चाहिए, इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एकता। और हम देख सकते हैं कि हमारा जो देश है इसमें बहुत विविधता पाई जाती है, क्षेत्रीय स्तर पर, भाषाई स्तर पर और वंशवाद के स्तर पर और धार्मिक स्तर पर। हम सभी जगह देखें तो बदलाव हमें अपने चारों ओर दिखाई देते हैं। आप एक जिस बस्ती में रह रहे हैं वहाँ पर पता चला कि 4 से 6 धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं। यह किस प्रकार से रह रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि जैसे भारत है तो भारत तो पहले से ही एक है, तो हमारे लिए इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको एक बात समझनी चाहिए, जो चीज़ बनी हुई है वह कभी विखंडित भी रही होगी। तो हम देख सकते हैं हमारा भारत पहले विखंडित हुआ करता था। एक बहुत ही महान हस्ती जिन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा भारत का एकीकरण किया गया। यह जो भारत है कई रियासतों में बटा हुआ था और हम देख सकते हैं रियासतों को एक करके हम एक हुए। इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां मौजूद थीं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि धार्मिक रीतियों को एक भारत के हिसाब से जोड़ना। भारत को एक हिसाब से जोड़ने के लिए हम देख सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बनाया गया। 1950 में 26 जनवरी को उसे लागू कर दिया गया। और हम देख सकते हैं कि जब हमारा संविधान लागू होता है तो उसे इम्प्लीमेंट करना, एक चीज़ बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, जैसे ही उसे इम्प्लीमेंट किया गया तो बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने आईं। और उन्हीं चुनौतियों को दरकिनार करके हम आज भी एक भारत की श्रेणी में आते हैं। यानी हमारा जो भारत है वह एक व्यवस्थित रूप से है, इसका कोई भी हिस्सा अलग नहीं हुआ। हालांकि हमने कई हिस्से ऐसे जो हमारे भारत से बाहर हुआ करते थे, जैसे कि गोवा ले लें, तो उस समय पर हम देख सकते थे भारत की आज़ादी के बाद भी वह फ्रांस का हिस्सा, पुर्तगाल का हिस्सा हुआ करता था, तो उसको हमने भारत में शामिल किया। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से एक हैं। और राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में क्या क्या जानकारी आपसे पूछ ली जाती हैं, तो उन सब के बारे में हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। सबसे पहले देखें नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल यानी राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज़ादी के पहले क्या हुआ करता था। हमारे देश में 565 रियासतें हुआ करती थी। इन रियासतों के कई राजा हुआ करते थे। कहीं पर हम देखते हैं तो मराठा हुआ करते थे, कहीं पर हम देखें तो निजाम हुआ करते थे, कहीं पर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की जातियां तथा उनके रजवाड़े यहाँ पर हुआ करते थे। राजस्थान में जो कि राजपूत हैं तो उनका शासन हुआ करता था। तो हम देख सकते हैं सारी जो रियासतें हैं उनके लिए क्या किया, सबको एकत्रित किया गया। और हम देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत को छोड़ा जा रहा था तो उस समय पर माउंटबेटन प्लान निकल कर आया। माउंटबेटन प्लान क्या करता था, माउंटबेटन प्लान के अनुसार जो रियासतें यहाँ पर हुआ करती थी उनको 3 प्रकार की आज़ादी मौजूद थी। या तो वह भारत के साथ आ सकती हैं, या पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, या स्वतंत्र रह सकती हैं। स्वतंत्र रहने का एक उदाहरण हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर राजा हरी सिंह हुआ करते थे। उन्होंने अपनी रियासत को स्वतंत्र करने का फैसला लिया और बाद में रिजल्ट क्या निकला वह आपके सामने है। वहां पर हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कबालियों के माध्यम से वहां पर क्या राज करने की, उसको कब्जाने की प्रयास किया गया तथा राजा हरी सिंह द्वारा किसका साथ लिया गया, भारत का साथ लिया गया। भारत से पनाह मांगी गई कि आप यहाँ पर आर्मी भेजिए, और भारत ने आर्मी के एवज में क्या कहा कि आप पहले विलय पत्र प्रस्थान कीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो विलय पत्र प्रस्थान हुए उसके बाद भी भारतीय सेना यहाँ पर घुसी और वह भारतीय क्षेत्र मानकर उसके लिए लड़ी। तो हम देख सकते हैं क्या हुआ, किस प्रकार से भारत को और पाकिस्तान, दो अलग अलग देशों को और भारत को यहाँ पर क्या स्वतंत्र करा लिया गया था। अब हम बात करें 1950 की। 1950 तक लगभग सभी रियासतें हमारे पास आ चुकी थीं और जिन्हें हम अपने भारत का हिस्सा बना चुके थे, जिन पर हमारे भारत का संविधान लागू होता था। लेकिन देश के सामने समस्या और भी थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यह डर था कि अब भविष्य में जो हमने यहाँ पर राज्य बना दिए गए हैं वह राज्य अलग होकर, अपना राज्य अलग होकर क्या अपने देश की मांग ना करने लगे कि हमें भी अपना राज्य
एक अलग देश के रूप में स्थापित करना है। जिस प्रकार से हम खालिस्तान और बोडोलैंड की बात करते हैं, बोडो जो कम्युनिटी है वह अपने एक अलग देश की मांग करती है, और खालिस्तान जो कुछ पाकिस्तान के पंजाब तथा भारत के पंजाब का हिस्सा है, वह खालिस्तान अपने आप को खालिस्तान देश घोषित करना चाहता है। तो इस प्रकार की संभावना यहाँ पर पैदा ना हो, इसके लिए क्या बनाया गया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाया गया, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद बनाई गई, जो कि इस प्रकार के कृत्यों पर कार्य करेगी कि भारत का कोई भी हिस्सा अलग ना हो। अब हम देख सकते हैं कि इसकी चर्चा कब की गई, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था, और धीरे धीरे हमें यह समस्याएं सामने आई, तो 1961 में ही इस काउंसिल को बना दिया गया। और हम देख सकते हैं इसके जो चेयरमैन होते हैं वह प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो इस समय पर जब यह काउंसिल बनाई गई, तो इस समय पर हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे। इसे बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में वंशवाद, सबसे पहले तो उसको बचा के रखना है। बचाए रखने के बाद भी कुछ ऐसी कुरीतियाँ हमारे यहाँ पर थी, जैसे कि वंशवाद की बात करें तो यहाँ पर वंशवाद के आधार पर किसी क्षेत्र को अलग किया जाता है, जैसे कि मराठा और खालिस्तानी मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें की जा सकती हैं। जातिवाद को देखें तो जातिवाद में कोई जाति उच्च है और वह अपने क्षेत्रवाद के आधार पर भारत को तोड़ने की कोशिश करे, तो इस प्रकार की चीज़ों का अंत करने के लिए इसको बनाया गया था। वर्तमान में हम देख सकते हैं इसमें 147 सदस्य हैं, 147 सदस्य हैं जो इस प्रकार की यहाँ पर इस काउंसिल में रहकर कार्य करते हैं, तथा इसमें आधिकारिक भाषा हिंदी यूज़ की जाती है। हम देख सकते हैं कि भारत में बहुत से लोग हिंदी भाषी लोग हैं, तो यहाँ पर इसमें सरलता बनाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। चेयरमैन स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि उच्च अथॉरिटी होते हैं। भारत की सबसे उच्च अथॉरिटी को यहाँ पर क्या बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। इसको बनाने का उद्देश्य राष्ट्र को एक रखना है। आगे देखते हैं। अब हम कार्य देखें कि यह क्या कार्य करती है। NIC यानी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, तो यह सलाह देती है कि देश को किस प्रकार से एकता के सूत्र में बांधना है, देश के लोगों का किस प्रकार से विकास करना है, उनको रोजगार उपलब्ध कराना है, जैसे मुद्दों पर यह ध्यान केंद्रित कर जातिवाद, धर्मवाद, वंशवाद आदि की लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने का कार्य करती है। तो हम देख सकते हैं जब लोगों को पास रोजगार होगा, वह बिजी रहेंगे और अपने कार्यों पर ध्यान देंगे, तो वह वंशवाद, जातिवाद, धर्मवाद इस प्रकार के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे। तो हम देख सकते हैं यह डेवलपमेंट की बात करती है। कई समस्याएं तो ऐसी भी होती हैं जिनके बीच उपनिवेशवाद के समय पर वो दिए गए थे। अब हम थोड़ी सी उपनिवेशवाद की बात करें। जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजों का यह उद्देश्य ही था कि भारत के लोग कभी एक होकर ना रह सकें। 1857 में उस चीज़ के उदाहरण वह देख चुके थे। 1857 में हम देख सकते हैं कि एक सैनिक विद्रोह जिसको नाम दिया गया, उसमें हम देख सकते हैं कि भारत के लोग भी शामिल हो गए थे। सभी लोग एक भारत की मांग कर रहे थे। चूँकि पता है क्या हुआ था कि पूरे देश के जो लोग हुआ करते थे वह एक प्रकार से पीड़ित हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था कि जो ब्राउन कलर के लोग हुआ करते थे उनके प्रति यह भेदभाव की नीति अपनाते थे। तो हम देख सकते हैं कि कई होटलों और ऐसे इनके संस्थान हुआ करते थे जहां पर इन्होंने भारत के क्षेत्र के अंदर घुसकर ही भारत पर राज किया। और हम देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसे कुछ संस्थान बनाए जिनके बाहर बोर्ड लगा दिए थे कि यहाँ पर कुत्तों और भारतीयों का आना अलाउड नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे यहाँ पर हुआ करती थी और भारत को बांटने के बीच यहीं से उन्होंने बोने शुरू कर दिए थे। धर्म और जाति के नाम पर हमारे देश में आज भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसी का यह कारण है। भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन्होंने इतनी बेहतर उनको रिप्रेजेंटेशन दी, उनको इतना प्रतिनिधित्व दिया कि वह अपने एक अलग देश की मांग करने लगे। आगे देख सकते हैं संयोजन का अर्थ होता है कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि चेयरमैन स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं तथा साथ में इनके गृह मंत्री भी होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। हम देख सकते हैं कि 1968 के समय इसकी सदस्यों की संख्या 30 हुआ करती थी। जैसे ही जैसे समस्याएं बढ़ी, परिस्थितियां बढ़ी और हम देख सकते हैं कि इसमें सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई। तो आज हम देख सकते हैं एक्सटेंड होकर इसकी संख्या 147 हो गई है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारियों तथा व्यापारिक संघों को भी शामिल किया जाता है। चूँकि हम देख सकते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी होती है, किसी भी देश की इकोनॉमी होती है, उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या होते हैं, वहाँ के व्यापारी होते हैं। तो व्यापारी वर्ग को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र के सदस्यों को
भारत की एकता बनाए रखने के लिए शामिल किया गया है। यानी प्रत्येक क्षेत्र से सदस्यों को निकालकर यहाँ पर शामिल किया जाता है। मान लो मुख्यमंत्री को कह लें तो हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 28 राज्य और कुछ 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम देख सकते हैं सभी जगह से एक एक मेंबर को इन्होंने उठा लिया, तो संपूर्ण भारत से जो मेंबर हैं इस काउंसिल के अंदर होते हैं। आगे देखते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का प्रयास रहता है कि देश में क्षेत्रवाद, यानी कोई क्षेत्र के हिसाब से अलग ना हो, बोलने लगे कि हमारा, जैसे मान लो कोई बोलने लगे कि बुंदेलखंड हमारा क्षेत्र है, हम इसको देश घोषित करना चाहते हैं, या मराठा अलग एक राज्य होना चाहिए और इस प्रकार से राज्य होना चाहिए कि एक दूसरे के रूप में उसको मान्यता दी जानी चाहिए। कोई वंशवाद के आधार पर कोई क्षेत्र है वह अपने आप को अलग कर ले, भाषावाद के आधार पर क्षेत्र है, मान लो आंध्र भाषी लोग आंध्र प्रदेश को अलग करके अपना देश घोषित कर लें। तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने ना आए, इसके लिए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल काम करती है। हमारे देश के लोगों में सरकार से सवाल करने का क्या होता है, अधिकार होता है, जो कि बहुत बड़ा अधिकार है। कई देशों की सरकारें ऐसी भी हैं, जैसे कि हम उदाहरण में नॉर्थ कोरिया को ले लें, वहाँ की जनता को अपने जो प्रतिनिधि है उससे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। यदि किसी प्रकार से भी उनके खिलाफ कोई बयान आ जाता है उसको सरेआम मार दिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हम भारत के जो हमारी उच्च अथॉरिटी उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, नकारात्मक कार्य जो भी उनके द्वारा किए जाते हैं उनको आवाज़ उठा सकते हैं, मीडिया के माध्यम से उनकी बातों को रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि यदि मोदी जी कोई महंगा सूट भी पहन लेते हैं तो उसकी आलोचनाएं यहाँ पर होने लगती हैं। हमारा यह दायित्व है कि हम एकजुट होकर देश की शांति और व्यवस्था को बनाए रखें। आगे देख सकते हैं। एकीकरण के लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं कि किस किस प्रकार से सुझावों को अपनाकर हम भारत को एकीकृत कर सकते हैं। प्रारंभ में बालकों की शिक्षा की बात की जाती है, तो हम देख सकते हैं बालकों को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वह भारतीय सभ्यता से परिचित हो सके, भारत की एकता के महत्व को जान सकें। हम देख सकते हैं कि देश में नौकरियों को बढ़ाना होगा ताकि हम देख सकते हैं लोगों को रोजगार से लगा सकें, उनको नौकरियों से लगा सके ताकि वह अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से करें। जैसे ही हम देख सकते हैं जिन स्थानों पर नौकरियां कम होती हैं और उनकी नौकरियों की संभावना कम होती है, वहाँ के लोग किसी जातिवाद व वंशवाद के शिकार होते हैं और उस प्रकार की बातें करते हैं ताकि यहाँ के लोगों का सदुपयोग किया जा सके। हमारे देश में शिक्षा सुधार, बेरोजगारी जैसी समस्या को दूर करके ही लोगों के रहन सहन को बेहतर बनाकर ही हम भारतीय महत्व को परिचित करा सकते हैं और उनको सजग बना सकते हैं। तो यह सभी हो गए सुझाव। नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी, कम्युनल हार्मोनी की बात होती है धर्मवाद के आधार पर हार्मोनी बनाना। हार्मोनी का अर्थ होता है, हार्मोनी में क्या होता है कि उसमें एक तार लगा होता है, ज़्यादा उस तार को खींच देंगे तो क्या होगा कि उस तार को खींच देंगे तो वह टूट जाएगा, और हम देख सकते हैं कि उसको ढीला छोड़ देंगे तो सुर नहीं आएगा। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार से उसको बीच में व्यवस्थित किया जाता है कि उसका सुर भी आता है और वह टूटता भी नहीं है। तो इसी प्रकार से हम धार्मिक तौर पर किस प्रकार से हार्मोनी बनाए रख सकते हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसकी स्थापना सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए 1992 में की गई थी। इसका उद्देश्य समाज में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को दूर करना। 1992 में आपने एक घटना देखी होगी जो बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था, जिस पर एक बाबरी मस्जिद का जो ढांचा हुआ करता था उसको ढहाया गया था, और हम देख सकते हैं कि यहीं से क्या हो गया, जब कोई समस्या आती है तो समाधान खोज लिए जाते हैं। प्रारंभ में आपने कोई निबंध देखा होगा, कंप्यूटर का निबंध पढ़ा होगा, जैसे कि आप 10वीं 11वीं में आते हैं या 8वीं 9वीं की परीक्षाएं देते हैं तो सबसे पहले बात कही जाती है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें धार्मिक तौर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की ऐसी समस्या सामने आई तो हमने इसके लिए काउंसिल बनाई, जिसको हमने नाम दिया नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी। हाँ, इसका उद्देश्य क्या होता है, देश में भाईचारे की भावना को फैलाना, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। इसका उद्देश्य यह उद्देश्य लेकर चलती है कि देश में धार्मिक दंगों से मुक्त कराना है, सभी लोगों को खासकर नई पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधना है ताकि वह आपस में लड़े ना। हम देख सकते हैं कि एक ही क्लास में जब बच्चे जाते हैं, आपने हिजाब विवाद देखा होगा, वह स्कूल से ही निकल कर आया, वहीं पर कुछ बच्चियां थीं जो कि हिजाब पहन कर आ रही थीं और कुछ लड़के हुआ करते थे, वह क्या करने लगे, फिर उन्हीं को देखकर टीका लगा के आने लगे और माला आला पहन के आने लगे। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर विरोध जताया। तो हम देख सकते हैं, और हम इसके मिशन की बात करें तो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाना, अनेकता में एकता के सिद्धांत पर कार्य करना। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है और उसके बाद भी हमें अपने आप को एक रखना है। सामाजिक दंगों से पीड़ित व्यक्तियों तथा परिजनों
तथा उनके बालकों को न्याय दिलाना। यहाँ एक बहुत बड़ी बात की जा रही है, जैसे ही कोई परिवार का कोई सदस्य किसी दंगे के अनुसार उसका पीड़ित हो जाता है या उसको मार दिया जाता है, तो उसके जो बच्चे होते हैं उनमें एक एग्रेशन होता है, एक गुस्सा होती है इन दंगों के खिलाफ। किसी भी कम्युनिटी यानी कोई भी दूसरी अपने से विपरीत जाति के व्यक्ति द्वारा यदि उनका मर्डर किया गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है, तो उस वह पूरे समाज के खिलाफ, उसका जो पूरा समाज होगा उसके खिलाफ उसके दिमाग में विचार भर दिए जाते हैं या अब स्वतः ही विचार आ जाते हैं। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार के विचार इनके अंदर ना आए, इसके लिए कार्य करना, उनको शिक्षित कराना, उनको बताना कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं किन्हीं समाजों में, उन असामाजिक तत्वों के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए गए हैं, उनके विपरीत हमें कदम उठाना चाहिए, ना कि पूरे धर्म को एक तरीके से गलत ठहराना चाहिए। तो इस प्रकार की बातों को उनको समझाना, पीड़ितों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, इनका विकास तथा शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से कराना। यानी हम देख सकते हैं कि यदि कोई दूसरी जाति उनको सपोर्ट करती है तो फिर क्या होगा, उसका सौहार्द दूसरी जाति की ओर बढ़ने लगेगा। यहाँ पर क्या होता है, शैक्षणिक संस्थान जो कि सरकारी तौर पर होते हैं, उन संस्थानों के माध्यम से इनको सुविधाएं मुहैया कराने की बात की जाती है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को, यानी जो इस प्रकार के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, इस प्रकार के बच्चों को रिहेबिलिट करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा में डालते हैं, उनको योगासन वगैरह अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, तो उनको क्या करना, उनको सहायता उपलब्ध कराना। जो कि इस प्रकार की संस्थाएं में कार्य करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना तथा अवार्ड देना, इस प्रकार के कार्य भी यहाँ पर किए जाते हैं। संचार के माध्यमों की सहायता से भी जानकारी को प्रसारित करना, जैसे मान लो आज हम देख सकते हैं कि कई दंगे संचार के माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं। तो इसके विपरीत हम इसका उपयोग सौहार्द के रूप में भी कर सकते हैं, लोगों को समझा कर भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप वीडियो देख रहे हैं तो आप में भी भावना जागृत होगी, एकता की भावना, तो इस प्रकार से संचार के माध्यमों से भी उनको एकत्रित किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय एकीकृत परिषद के बारे में और और ये दूसरी संस्था है इसके बारे में भी हमने, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, तो इसके बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ कि आपको यदि इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। और इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।